नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज, कोटा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसका इम्पोर्टेंस उसको केवल बनाने में नहीं है बल्कि उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में है। इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट अ गोल, इट्स ओनली अ सोर्स। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल ग्रुप ऑफ डाटा है, लेकिन इसको समझने के लिए इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होना आवश्यक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या उद्देश्य है इत्यादि के बारे में हमने मैनेजमेंट अकाउंट के सेकंड वीडियो में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेरियस एग्जाम्पल्स। मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों में दी गई सूचनाओं के आलोचनात्मक परीक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया से है, जिससे उन सूचनाओं को समझा जा सके, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें तथा उचित निर्णय लिए जा सके। इसके लिए इन विवरणों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और समंकों के मध्य हम संबंध स्थापित करते हैं और उसके आधार पर प्रवृत्तियों, परिणामों तथा परिस्थितियों के संबंध में निर्वचन किया जाता है। डेफिनेशन देखें तो जॉन एन मायर के अनुसार वित्तीय विवरण विश्लेषण वृहत रूप में किसी व्यवसाय के विभिन्न विवरणों के एक समूह द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय कारकों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। इसके साथ ही यह विवरणों की एक श्रृंखला में दिखलाई गई इन कारकों की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी है। बेलवर्ड नीडलेस के अनुसार वित्तीय विवरण विश्लेषण में उन सभी तकनीकों को हम शामिल करते हैं जो इन विवरणों के प्रयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण संबंध दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनकी वर्ग रचना करना तथा सुविधाजनक एवं आसान रूप में पढ़ने तथा समझने योग्य रूप में उन्हें प्रस्तुत करना शामिल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फर्स्ट हम देखेंगे लाभदायकता अथवा अर्जन क्षमता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी। तो वित्तीय विश्लेषण के आधार पर व्यावसायिक इकाई की लाभदायकता का निर्धारण किया जा सकता है तथा इसकी भावी संभावना को हम अनुमान लगा सकते हैं। ये इस जानकारी की आवश्यकता किन्हें होगी? अंशधारी, विनियोक्ता एवं ऋणदाता वर्ग जो होता है इस गणना में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रबंधकीय कार्यकुशलता का निर्धारण। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर उपक्रम के विभिन्न विभागों तथा समग्र रूप से कार्यकुशलता का मापन हो सकता है। शोधन क्षमता की जानकारी, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी। वित्तीय विवरण के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य फर्म के जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है उसको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट है मेकिंग फॉरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, पूर्वानुमान एवं बजट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले की और वर्तमान की सूचनाओं के आधार पर हम भविष्य के लिए फॉरकास्टिंग कर सकते हैं और बजट भी तैयार कर सकते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन, फर्मों की आपसी तुलना। वित्तीय विवरण विश्लेषण की प्रवृत्तियों एवं निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न फर्मों की आपस में तुलना भी की जा सकती है। वित्तीय कमियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस। इसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय कमियों की जानकारी प्राप्त करना भी होता है जिससे हम सुधार के लिए आगे प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, विकास संभावनाओं का निर्धारण। तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण फर्म की तथा इसके विभिन्न विभागों के विकास की संभावनाओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के साथ ही हम इसका निर्वचन भी करते हैं। यद्यपि व्यवहार में विश्लेषण
एवं निर्वचन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। विश्लेषण को देखा जाए तो ये एक पहला स्टेप है और निर्वचन उसके बाद का स्टेप है। विश्लेषण तथ्य ज्ञात करने और जटिल अंकों को सरल भागों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है, जबकि निर्वचन विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध समंकों से निष्कर्ष निकालने तथा उनका महत्व स्पष्ट करने की व्यवस्था है। इतना अवश्य है कि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि विश्लेषण के बिना निर्वचन नहीं हो सकता और निर्वचन के बिना विश्लेषण व्यर्थ है। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इनकी कुछ टेक्निक्स है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। तो पहला है आपका तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है समान माप विवरण, कॉमन मेजरमेंट साइज स्टेटमेंट। थर्ड है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ है औसत विश्लेषण, एवरेज एनालिसिस। फिफ्थ है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। सिक्स्थ है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आशय ऐसे वित्तीय विवरणों से है जिसमें दो या दो से अधिक लेखा अवधियों के वित्तीय समंक तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें निरपेक्ष समंकों के साथ उन समंकों में तथा उनके प्रतिशतों में वृद्धि या कमी को भी दर्शाया जाता है। यह तुलनात्मक वित्तीय विवरण आय विवरण तथा स्थिति विवरण दोनों के संबंध में तैयार किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के संबंध में हम प्रिपेयर करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्षैतिज विश्लेषण की एक मुख्य विधि है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची में तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा जो है वो इस रूप में तैयार किया जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक बार नज़र डालते हैं। तो ये इसमें आपका एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, एक आपका रहेगा प्रीवियस ईयर का, एक रहेगा करेंट ईयर का। 2 वर्ष आपको दिए गए रहेंगे और उनमें आपको कंपेयरिंग करना है। और एक आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा एब्सोल्यूट चेंज का, या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगी कोई भी चीज़, फिर परसेंटेज इन चेंज में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और फिर लायबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम एसेट्स की कंपेयरिंग करते हैं, फिर एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। तो इनके एक एक सब पॉइंट को मैं एक बार बताना चाहूँगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसमें आपका रहेगा शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। दोनों के अमाउंट हमको दिए पता रहेंगे और उनमें हम कंपेयर करेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना परिवर्तन हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, फिर उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, फिर है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको शो करेंगे। नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इतनी लायबिलिटीज़ की कंपेयरिंग करने के बाद हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ निकाल लेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका एसेट्स। फर्स्ट हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें आपका आएगा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिएबल एसेट्स एंड इनटेंजिएबल एसेट्स। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा करेंट एसेट्स, इसमें आपके आते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। इन सब का भी हम कंपेयरिंग करेंगे, 2 वर्षों की कंपेयरिंग करके उसका परसेंटेज निकालेंगे और टोटल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा तैयार करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, निम्न सूचनाओं से प्रतिभा लिमिटेड का तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, जिसमें हमको 2 वर्ष का 2014 और 2015 का की जानकारी हमको दी गई है। पहला आपका है समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपका दे रहा है कि पहले 25 लाख थी और बाद में भी 25 लाख है। फिर आपकी है गैर चालू संपत्तियां, जो 2014 में 30 लाख की थी और 31 मार्च 2015 को ये हो गई 36 लाख की। फिर है संचय एवं आदि के रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2014 में 5 लाख का था और 2015 में ये 6 लाख का हो गया, यानी 1 लाख से बढ़ गया। फिर गैर चालू विनियोग, ये पहले 2014 में 5 लाख का था और 2015 में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ये 5 लाख का ही रहा। फिर है आपका दीर्घकालीन ऋण,
जो कि 2014 में 15 लाख का था और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये 15 लाख का ही है। फिर है चालू संपत्तियां, करेंट एसेट्स, ये 2014 में 15 लाख की थी और 2015 में ये कम होकर 10,50,000 की हो गई। फिर है चालू दायित्व, करेंट लाइबिलिटीज़, 2014 में ये 5 लाख की थी और 31 मार्च 2015 को ये बढ़कर 50,000 से बढ़कर हो गई 5,50,000 की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया है उसको हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में पहले डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ को शो करेंगे और उसका टोटल करने के बाद एसेट्स को शो करेंगे। तो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। ये हमने बनाई है एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रतिभा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2015। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करेंगे। 2 कॉलम आपके ईयर के हैं 2014 एंड 2015 के। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट चेंजेस, जो भी परिवर्तन होंगे, कमी होगी या वृद्धि होगी उसको हम दिखाएंगे। और फिर आपका है परसेंटेज, जो भी चेंजेस हुआ उसको हम प्रतिशत के रूप में दिखाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है 2014 में 5 लाख का और वो बढ़ के हो गया है 6 लाख का। तो 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ तो हमने एब्सोल्यूट चेंजेस में लिख दिया 1 लाख। फिर है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, 2014 में ये 25 लाख की थी और 2015 में भी 25 लाख की थी। तो ये आपका इसमें नो चेंजेस आ गया, तो नो चेंजेस को आप डैश के फॉर्म में शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये आपके 2014 में 15 लाख के थे और 2015 में भी 15 लाख के हैं, तो इसको भी हम डैश कर देंगे। फिर है करेंट लाइबिलिटीज़, ये 5 लाख की थी और अब 5,50,000 की हो गई, यानी 50,000 से इंक्रीज़ हो गई, तो इसको हम लिख देंगे 50,000। अब इन दोनों का इन तीनों का हम टोटल कर लेंगे। तो हमको ये पता चला कि 2014 में हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ 50 लाख की थी, जो 2015 में हमारी बढ़ के 51,50,000 हो गई और टोटल चेंजेस हुए हैं 1,50,000 के, जो एक ही इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में आपका सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स है जो कि 30 लाख का था 2014 में, फिर ये बढ़कर 6 लाख से बढ़कर हो गया 36 लाख, तो इंक्रीमेंट में हम दिखा देंगे 6 लाख। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि 5 लाख का है 2014 में और फिर ये एज इट इज़ रहा, इसलिए डैश कर देंगे। फिर करेंट एसेट्स आपका है 15 लाख का और 2015 में ये रिड्यूस होके हो गया 10,50,000 का। तो यदि किसी चीज़ में यदि कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है या कमी होती है तो उसको हम ब्रैकेट फॉर्म में शो करते हैं और उसी कॉलम में ही शो करेंगे। तो ये इन्होंने दिखाया 4,50,000 का, 4,50,000 का डिक्रीमेंट हुआ है। अब हम टोटल एसेट्स भी कर लेंगे। तो टोटल एसेट्स हमारी शो हो रही है 2014 में 50 लाख की और 2015 में 51,50,000 की, यानी 1,50,000 से फिर भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज निकालने में। तो ये परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो हम स्टार्टिंग देखते हैं लाइबिलिटीज़ की। 2014 में रिज़र्व एंड सरप्लस 5 लाख का था और उसमें 1 लाख का चेंज होके वो हो गया 6 लाख का। तो हम ऐसे परसेंटेज निकालेंगे कि 5 लाख में 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 में कितना, तो ये आपका हो जाएगा, नीचे मैंने शो किया है 1 लाख इंटू 100 अपॉन 5 लाख, तो ये आपका आ गया 20%। नेक्स्ट है आपका इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में नो चेंजेस है, इसलिए इसका परसेंटेज भी नहीं निकलेगा और लॉन्ग टर्म लोन्स भी नो चेंजेस है, तो इसमें भी इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा। करेंट लाइबिलिटीज़ आपकी 50,000 से इंक्रीज़ हुई है, तो फिर हम वही बात करेंगे कि 2014 में 5 लाख की थी, 50,000 इंक्रीज़ हुआ तो 100 में कितना, तो ये आपका शो हुआ है 5th नंबर के कैलकुलेशन में 50,000 इंटू 100 अपॉन 5 लाख, तो ये आपका हो गया 10%। फिर आपका एसेट्स में हम देखेंगे, ओवरऑल भी आप निकाल सकते हैं कि 50,000 2014 में टोटल लाइबिलिटीज़ 50 लाख की थी और वो इंक्रीज़ होके 1,50,000 से इंक्रीज़ होके 51,50,000 हो गई। तो हम देखेंगे 50 लाख में 1,50,000 का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 में कितना, तो ये आपका 6th नंबर के कैलकुलेशन में शो हुआ है 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 50 लाख, इट मीन्स 3%। इसी तरह से एसेट्स में करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स 30 लाख में 6 लाख का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 लाख इंटू 100 अपॉन
30 लाख, तो ये आपका हो गया 20%। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नो चेंजेस है तो परसेंटेज भी नहीं आएगा। फिर करंट एसेट्स है 15 लाख में रिड्यूस हुआ है आपका 4,50,000 से, तो परसेंटेज वैसे ही निकलेगा चाहे आपकी कमी हो चाहे वृद्धि हो। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर के कैलकुलेशन में शो हुआ है 4,50,000 इंटू 100 अपॉन 15 लाख, तो ये 30% से रिड्यूस हुआ है। फिर आपका टोटल एसेट्स देखेंगे तो 1,50,000 से बढ़ा है तो आपका हो जाएगा 1,50,000 गुणित 100 बटे 50 लाख, यानी 3% से इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपका ऊपर का जो आपका हुआ वो एनालिसिस हुआ और नीचे जो हमने किया वो आपका हो गया इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आपकी टेक्निक्स है कॉमन मेजरमेंट साइज स्टेटमेंट, समान माप विवरण। तो वित्तीय विश्लेषण की यह विधि लंबवत विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विभिन्न मदों को किसी एक आधारभूत पद के प्रतिशतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः समान माप के आय विवरण में विभिन्न मदों को शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में हम दिखाते हैं, जबकि समान माप के चिट्ठे में कुल संपत्ति और कुल दायित्वों को उनके विभिन्न मदों के प्रतिशतों के आधार पर बनाया जाता है। तो प्रतिशत की जब हम गणना करेंगे तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो निम्न सूत्रों के आधार पर हमको तैयार करना है। यदि आपको इनकम स्टेटमेंट दिया गया है तो आप फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और यदि आपको बैलेंस शीट दी गई है तो सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आय विवरण के संबंध में प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो जो भी हम लेंगे इंडिविजुअल आइटम्स इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। यदि बैलेंस शीट दी है तो परसेंटेज निकलेगा इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी हैं आपकी अपॉन टोटल एसेट्स। यदि एसेट्स को ले रहे हैं तो टोटल एसेट्स करिएगा, यदि लाइबिलिटीज़ को ले रहे हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ इंटू 100। तो इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट इनटू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द चेंजेस। निम्न आय विवरण को समान आकार के आय विवरण में परिवर्तित करें और परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको 2013-14 एंड 2014-15 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ग्रॉस सेल्स आपको दिया है 2013-14 में 15,300 और 14-15 में दिया 18,360। फिर उसमें से आपका रिटर्न्स एंड डिस्काउंट माइनस कर दिया गया है 300 एंड 350, तो आपका ये 15,000 एंड 18,010 ये आपका आ गया। फिर अब इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे 9,100 और 10,125 की, तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 5,900 और 7,885। नेक्स्ट है इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ले लेंगे, जिसमें आपका सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, तो वो आपका 3,000 और 3,300 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं आपके 1,500 और 1,700। दोनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 4,500 और 5,000। फिर है आपका ऑपरेटिंग रेशियोज़ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे तो ए हमारा जो कैलकुलेट हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से यदि हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम अदर इनकम को ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल इनकम आएगी, और फिर हम उसमें से अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे 200 एंड 300 जो दिया है, तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अब इसके बेस पे हमको एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो पर्टिकुलर्स और ईयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक आपका अमाउंट जो दिया हुआ है और परसेंटेज जो हम निकालेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ग्रॉस सेल्स पहला आपका दिया 15,300 2013-14 में, और 14-15 में 18,360। फिर उसमें से रिटर्न्स एंड डिस्काउंट को माइनस करना है, तो 300 और 350 को हमने माइनस किया, तो आपका आया 15,000 और 18,010। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब ये इसमें एक नया कॉलम जो है वो है परसेंटेज का, बाकी तो क्वेश्चन से ही आपको दिख रहा है वैसा ही है एज इट इज़ है। तो परसेंटेज कैसे निकाला गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आय विवरण के संबंध में यदि आपको प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला है इंडिविजुअल आइटम्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो हमको जैसे ग्रॉस सेल्स का निकालना है, तो ग्रॉस सेल्स हमारी है 15,300, तो आपका बनेगा 15,300 गुणित 100 बटे नेट सेल्स है आपकी 15,000,
तो देख लीजिए 15,300 गुणित 100/15,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 102%। उसी तरीके से रिटर्न एंड डिस्काउंट का निकालेंगे 300, तो आपका है 300 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, इट मीन्स 15,000, तो आ गया आपका 2%। इसी तरह 2014-15 का भी निकाल लेंगे 18,360 गुणित 100 नेट सेल्स आपकी है 18,010, तो आपका आ जाएगा 101.9%। इसी तरीके से 2014-15 का रिटर्न्स एंड डिस्काउंट का भी परसेंटेज निकाल लेते हैं 350 गुणित 100/18,010, तो ये आपका आ जाएगा 1.9। अब या तो इन दोनों को आप 102.0 में 2 को माइनस कर दीजिए तो 100 आ जाएगा, या फिर आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं तो भी आपका 100% आएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का 9,100 का, तो इसमें भी हम देखेंगे 9,100 इंटू 100 अपॉन 15,000, तो ये आपका आ जाएगा 60.7। अब इसके बाद हम देखेंगे 10,125 आपका दिया हुआ है 2014-15 के ग्रॉस प्रॉफिट, तो 10,125 गुणित 100/18,010, इसी को हम ले लेंगे नेट सेल्स को ही, तो ये आपका आ जाएगा 56.2%। अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया उसको एज इट इज़ आपको ही लिखना है। फिर आपका है सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है हमको 3,000 और 3,300, तो इसका नेट सेल्स के साथ कैसे निकलेगा, तो 3,000 इंटू 100 अपॉन 15,000, नेट सेल्स को ही आपको बेस बनाना है क्योंकि फॉर्मूले में वही है। इंडिविजुअल आइटम्स लीजिए इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, तो ये आपका आ जाएगा 20%। 2014-15 का देखें तो 3,300 गुणित 100 नेट सेल्स आपकी है इसकी 18,010, तो आ जाएगा 18.3%। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम जितने भी आइटम हैं उसका नेट सेल्स के साथ परसेंटेज निकाल देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रेड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। तो प्रवृत्ति विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण की ही एक पद्धति है और वित्तीय विवरणों के निर्वचन में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक तथ्यों का प्रवृत्ति विश्लेषण बजट या पूर्वानुमान में बहुत ही सहायक होता है। व्यावसायिक तत्वों की प्रवृत्ति का विश्लेषण निम्न में से किसी एक के रूप में किया जा सकता है। एक आपका है प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत कहिए, और दूसरा है आपका बिंदु रेखीय पत्र या चार्ट। प्रवृत्ति अनुपात, इसकी गणना के लिए कई वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचनाओं का हम सारणीयन कर लेते हैं, टेबुलेशन किया जाता है, तथा विभिन्न वर्षों की विभिन्न मदों में से किसी एक मद की रकम को हम आधार मान लेते हैं। वो आपका कहलाता है बेस ईयर, उसको हम आधार मान लेंगे। उसको आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की रकम का अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। तो प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत की गणना करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो आपको बताया जा रहा है। ट्रेड रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर, जिसको आपने आधार माना है वो वर्ष, और जो भी आपको जानकारी दी है चालू वर्ष की उसको आप लिखेंगे ऊपर, तो वो आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। शशांक लिमिटेड के निम्न समंकों से वर्ष 2010-11 को आधार मानकर प्रवृत्ति प्रतिशतों की गणना कीजिए तथा उनका निर्वचन कीजिए। तो इसमें हमको वर्ष दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है कि 2010-11 का जो है उसको आपको आधार मानना है। फिर आपका वर्ष में आपको दिया हुआ है 31 मार्च की जानकारी दी हुई है, 2011 की, 12 की, 13 की और 2014 और 2015 की। विक्रय की जानकारी दी है, स्टॉक की जानकारी दी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जानकारी दी है। तो 2011 में हम देखेंगे कि विक्रय है आपका 1,880, स्टॉक है 700 और कर से पूर्व लाभ है 320। 2012 में हम देखेंगे 2,340 विक्रय है, 780 स्टॉक है और 450 है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी तरीके से 2013 में 2,660 है सेल्स, 820 है स्टॉक और 470 रुपये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2014 में हम देखें तो 3,020 है रुपीज़ है आपका सेल्स, 940 रुपीज़ है आपका स्टॉक और 520 रुपीज़ है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट आपका 2015 ईयर की जानकारी दी है, सेल्स है 3,800 की, स्टॉक है आपका 1,150 का एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका 660 का। अब इसके आधार पर हमको बनाना है एक टेबुलेशन तैयार करना है जिसमें आपका बेस ईयर रहेगा 2010-11।
तो ये हमें हमारा सॉल्यूशन है। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, बेस ईयर हमने ऊपर ही शो कर दिया, 2010-11 का है आपका 100, ये जो आपका पहले साल का है। अब इसको बेस मान के हम सॉल्व करेंगे तो आपका कॉलम वही रहेगा, सेल्स, स्टॉक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ईयर आपके वही हैं 2011, 12, 13, 14, 15 और फिर इसके बाद एक आपका सेल्स में अमाउंट के साथ एक आपका ट्रेड परसेंटेज का कॉलम सब में एक्स्ट्रा बन जाएगा। ट्रेड परसेंटेज, स्टॉक का ट्रेड परसेंटेज एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ट्रेड परसेंटेज। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, 2011 को हमको आधार मानना है तो 1880 2011 का हुआ, उसका हम परसेंट निकालेंगे तो 1880 गुणित 100 बटे 1880, तो आपका परसेंट आ गया 100। इसी तरीके से 2340 को ले लेंगे, 2340 गुणित 100 बटे 1880। फिर 2660, ये आपका वैल्यू ऑफ करेंट ईयर हुई, तो 2660 गुणित 100 बटे बेस ईयर आपका 1880, तो आगे 141.5%। फिर 2014 में 3020 है सेल्स, तो 3020 गुणित 100 बटे 1880, तो आगे 160.6%। इसी तरह 2015 का है 3800 रुपये, 3800, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 100 अपॉन बेस ईयर का आपका 1880, तो ये आपका हो गया 202.1%। इसी तरीके से स्टॉक का भी हम 700 को बेस मानेंगे, तो 700 इंटू 100 अपॉन 700, तो आपका आ गया 100%। फिर आपका है 2012 में स्टॉक की वैल्यू है 780, तो करेंट ईयर का आपका हो गया वैल्यू ऑफ करेंट ईयर 780 इंटू 100 अपॉन बेस ईयर आपका हो गया 700, तो परसेंट हुआ 114.4। फिर आपका 2013 का है 820, तो 820 गुणित 100 बटे 700, 117.1। इसी तरीके से 2014 का 940, तो 940 गुणित 100 बटे 700, तो ये हो गया 134.3%। फिर 2015 का है 1150, तो 1150 वैल्यू ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर 700, तो ये हो गया आपका 164.3%। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी आप निकालेंगे, जिसमें आधार वर्ष आपका 2011 का है, यानी अमाउंट देखें तो 320 का है, तो 320 वैल्यू ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर 320, तो पहला 100 ही हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका 2012 का 450 इंटू 100 अपॉन 320, 140.6। 2013 का है आपका 470, तो 470 गुणित 100 बटे बेस ईयर 320 ले लीजिए, 146.9%। 2014 का 520, तो 520 गुणित 100 बटे 320, 162.5%। और लास्ट है आपका 2015 का 660, तो 660 इंटू 100 अपॉन बेस ईयर का 320, तो आपका आ जाएगा 206.3%। अब हमको क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसका निर्वचन कीजिए, तो अब इसके निर्वचन की हम बात करते हैं। तो सेल्स को आप देखिए, विक्रय की जो हमारे परसेंटेज निकले हैं, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि विक्रय की राशि में निरंतर प्रगति हो रही है और 5 वर्ष की अवधि में बिक्री की राशि 2 गुने से अधिक हो गई है। देखिए 100 से 124 हुआ, 124.5 से 141.5, फिर 160.6, फिर लास्ट में हो गया 202.1, यानी पहले 2011 से 15 की तुलना में हम देखें तो लगभग 2 गुनी हो गई है। फिर है स्टॉक, तो स्टॉक की मात्रा में भी लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन सन 2014-15 में हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा थी। फिर कर से पूर्व लाभ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम देखें तो बिक्री के ही जैसे कर से पूर्व लाभ की राशि भी 5 वर्ष की अवधि में 2 गुने से ज़्यादा हो गई है। पहले साल 100 थी और 2015 में हम देखें तो 206.3% हो गई, लगभग इसमें वृद्धि दुगनी हुई है। यद्यपि इसमें वृद्धि की दर परिवर्तित होती रही है, सन 2011-12 में इसमें लगभग जो है 40% की वृद्धि हुई है और सन 2012-13 में वृद्धि काफ़ी कम थी, लेकिन इसके पश्चात वृद्धि की दर लगातार बढ़ती गई है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है एवरेज एनालिसिस, औसत विश्लेषण। तो औसत विश्लेषण की धारणा का प्रयोग हम 2 अर्थों में करते हैं। पहले अर्थ में औसत विश्लेषण का आशय उद्योग के औसत समंकों की तुलना में किसी एक फर्म के समंकों को तुलनात्मक रूप में रखना और उसके आधार पर फर्म की स्थिति का मूल्यांकन करना है। जबकि दूसरे अर्थ में हम देखें तो औसत विश्लेषण का आशय फर्म के समंकों को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत करना है। यह ध्यान रहे कि औसत विश्लेषण समंकों को सरल तथा संक्षिप्त अवश्य बना देता है,
लेकिन औसत के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं और मूल आंकड़ों से अलग अलग चित्र को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें वित्तीय विवरणों की दो मदों या मदों के दो समूहों के मध्य हम एक संख्यात्मक संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध आपका या तो अनुपात के रूप में हो सकता है, जैसे 3:1 ऐसा निकाल लिए, या प्रतिशत के रूप में हो सकता है, जैसे 25% निकाल लिए, या कोई दर हो सकती है जैसे 4 गुना, 2 गुना इत्यादि के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं। क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार के विश्लेषणों में इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनुपातों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कई प्रकार के आप इसमें अनुपात निकालेंगे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और लिक्विडिटी रेशियो है और आपका क्रियाशीलता के अनुपात हैं एक्सेट्रा। फिर आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की टेक्निक है। कोष प्रवाह विवरण, तो ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि एक लेखांकन अवधि में किन स्रोतों में कोष प्राप्त हुआ है और उस अवधि में कोष का प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस विश्लेषण से कोषों के स्रोत तथा प्रयोग की जानकारी तो हमको मिल जाती है, लेकिन उपक्रम की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। इस विश्लेषण में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विश्लेषण भी शामिल होता है। फिर लास्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रबंध एवं अल्पकालीन तरलता के विश्लेषण की दृष्टि से रोकड़ प्रवाह विश्लेषण काफ़ी उपयोगी है। इस विश्लेषण के द्वारा एक निश्चित अवधि में रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ प्रयोग की विभिन्न मदों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये सब टेक्निक्स के बारे में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आगे की यूनिट्स में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखिए मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।